नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी खबरों का क्रम था कि ममता बनर्जी ने पठान को जाने से रोक दिया। टीएमसी किसी भी सांसद को अपने विदेश नहीं भेज रही है, जो पाकिस्तान के दुष्प्रचार को रोकने के लिए और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार प्रतिनिधिमंडल जिनमें भेज रही थी। टीएमसी के बहुत सारे इस पे कारण हो सकते हैं, हम उस पर डिटेल बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले खबरों का क्रम मैं बदल रहा हूं, क्योंकि संभल की घटना, मुझे लगता है कि संभल को लेकर जो हाईकोर्ट ने जवाब दिया है, जिस तरह से फैसला दिया है रोहित अग्रवाल की जिनकी बेंच ने, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैसला है। उस तरफ जा रहा है कि जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे थे गाजी सालार मसूद का, जो एक सांस्कृतिक आक्रमण को रोकने की कोशिश योगी सरकार ने की थी, ये मैसेज दूर तक जाते हैं। जब सरकार की दृष्टि साफ होती है तो फिर बाकी जो अंग है लोकतंत्र के, वो भी उसी तरह काम करते दिखते हैं। और खासतौर से अब हाई कोर्ट्स में कई सारे फैसले इस तरह आ रहे हैं जो लगता है कि वो इस देश की परंपरा और देश की जो संस्कृति है उसके बारे में काफी हद तक अब कोशिश करते हैं कि उसको उसके हिसाब से फैसले दें। क्योंकि जिस तरह से न्याय के नाम पर भारत और सनातन के साथ अन्याय चल रहा था, उसको मिटाती हुई एक कड़ी अब शुरू हो रही है। ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर हम लोग उसकी तरफ देखते हैं, हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, ये एक बड़ा फैसला है कि संभल में जो सिविल कोर्ट का सर्वे का जो मुकदमा था वो चलता रहेगा। मैं उस पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कभी कभी सभ्यताएं जब रोती हैं, कोई भी सभ्यता कैसे रो सकती है उसके लिए कोई शब्द हो, तो मैं आपको आज एक ऐसी कविता से शुरू कर रहा हूं। एक ऐसी प्रशस्ति है जो 12वीं सेंचुरी में एक जो मिला था आर्कियोलॉजी सर्वे को, उस पर मैं जो बता रहा हूं, ये एटा का है। महाराजा अजय सिंह जो भतीजे थे जयचंद गढ़वाल के, याद होगा जयचंद को हम इतिहास में किस नाम से आंकते हैं। पृथ्वीराज चौहान की हार के पीछे एक जयचंद का भी नाम आता है, और हम आज भी इतिहास में कहते हैं कि घर का जो भेद देता है या वो देता है वो जयचंद कहलाता है। उसी के भतीजे को, क्योंकि 1194 में खत्म कर दिया था जयचंद को भी मोहम्मद गोरी की सेनाओं ने। जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराइन के दूसरे वॉर में मारे जाते हैं, तो फिर 1194 में ये जो जयचंद है वो खत्म हो जाता है। मैं चंद्रबदाई की उन कविताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर जो एक मिथ है हमारे साथ में, मिथ क्या, जो भी इतिहास अगर आप उसको समझना चाहते हैं कि गजनी में महाराजा जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी का वध करते हैं और फिर चंद्रबरदाई और वो एक दूसरे को मार देते हैं। ये एक हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। लेकिन मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ उसको पढ़ देता हूँ, और ये इस तरह से है कि कोई सभ्यता अगर रोती है तो उसके रोने के शब्द क्या होंगे, इसको ऐसे ही सुनना है जैसे ये लिखा गया है। ये इटावा फोर्ट में लेट 12th सेंचुरी ऑफ महाराजा अजय सिम्हा, उन्होंने वो किंग यानी राजा और उसके पुरोहित ने चंडी महायज्ञ, एक माँ दुर्गा को ग्रेट सेक्रीफाइस का वो है। अब वो जो इमेज है उसको रख रहे हैं, सबसिक्वेंटली प्लेस द इमेज इन ए पिट, एक गड्ढे के अंदर रख रहे हैं। इसी को महायज्ञ कहा गया। आप सोचिए कि अपनी संस्कृति को कैसे उस हमलावर और उन बर्बर मलेच्छों से बचाने की कोशिश करते हुए थे। अब ये सुन लीजिए जो कहा गया, जो लिखा गया है, ये आज भी रखा हुआ है, झांसी में आपको मिलेगा। माई रेशनलिटी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ माई फियर ऑफ द मलेच्छ। ये चूंकि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, आप ये मत समझिए कि वो इंग्लिश में, बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं। माई रेशनलिटी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ माई फियर ऑफ द मलेच्छ, यानी मेरी जो एक रेशनलिटी है, मेरी जो तार्किकता है वो खत्म हो गई मलेच्छों के डर से। विद ग्रेट सोरो, बहुत बड़े दुख के साथ। टचिंग हर विद माई हेड, उनके जो पैरों को वो छूता है। ऑनर ऑफ हर आई प्लेस दिस दुर्गा द ड्वेलर ऑफ द फोर्ट, यानी यहाँ इस किले के रहने वाली माँ दुर्गा, और डिस्ट्रॉयर ऑफ बैड लक, यानी दुर्भाग्य को समाप्त करने वाली माँ दुर्गा
को मैं इस गड्ढे में रख रहा हूं तब तक कि जब तक कि भगवान स्कंद गॉड टर्न देयर मलेच्छ ग्लोरी सन टू डस्ट, यानी जो इस समय मलेच्छों के जो साम्राज्य का दौर शुरू हो रहा, जब तक भगवान स्कंद उसको ध्वस्त नहीं कर देते उस वक्त तक के लिए माँ दुर्गा को मैं इस गड्ढे में रख रहा हूं। व्हेन इल फेट्स मीट द यवंस, और जब इन यवंस को, चूंकि इस्लामिक उनको यवन भी कहा गया है, इनके साथ इनका दुर्भाग्य आएगा, सी माइट रीअपियर, वो दोबारा प्रकट होंगी और मैनिफेस्ट हरसेल्फ अगेन अमिस्ट अप्रोर, और इस जो अप्रोर है जो इस समय चल रही है दुर्दशा, उससे वो मुक्त होंगी। अंटिल द टाइम आई एम फूल लाइक ए ड्रंकन, और तब तक के लिए मैं एक ऐसे मूर्ख की तरह जो नशे में धुत है। हाउएवर लेट नॉट फियर एंटर यू, लेकिन मैं इसको द गॉड विल क्विकली रिटर्न विद विक्ट्री अलोंग विद यू, मैं इस तरह से कर रहा हूं ताकि भगवान वापस लौटे एक विजय के साथ। ये आप सोचिए कि ये माँ दुर्गा की मूर्ति का जो उस किले की देवी थी, सुरक्षा की देवी थी, उनको अपने हाथ से वो राजा गड्ढे में रख रहा है और उसको गड्ढे को बंद कर रहा है ताकि आने वाले समय में, यानी 50 से 100 साल के अंदर, जब वापस हिंदू सनातन उन बर्बर मलेच्छों को खत्म करेंगे तो वापस जो प्रकट होंगी। लेकिन ये दुर्भाग्य का दौर लंबा चला, हम भूल गए कि वो मूर्तियाँ हमने कहाँ रखी, और वो जो हमलावर, इस्लामिक हमलावर थे, वो मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें तामीर करते रहे। और अब जब ये शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन की, जब एक तरह से बुनियाद रखी गई, उस आंदोलन की बुनियाद के वक्त तो 3 की बात कही कि अयोध्या, मथुरा, काशी, लेकिन 40,000 मंदिरों को लेकर एक मुहिम शुरू हुई। उस समय लग रहा था कि शायद ये नहीं होगी, लेकिन हरिहर मंदिर यानी भगवान कल्कि का जो अवतार जिस जगह संबल पे होना था, इस पर चूंकि बहुत बात हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इतिहास को आपके वहाँ तक दे रहा हूँ कि हरिहर मंदिर को जामा मस्जिद, जिसका जिक्र है बाकायदा कि किस तरह से 1526 में, और उसमें उसके एक सेनापति ने इस मंदिर को, जो भगवान कल्कि के अवतार के लिए हरिहर मंदिर के तौर पर स्टेब्लिश था, उसको ध्वस्त करके वहां एक मस्जिद बनाई थी। और ये भी मस्जिद बाबर के समय थी। बाबर ने 3 मस्जिद बनाई थी, उनमें से एक ये और एक बाबरी मस्जिद अयोध्या में। लेकिन आज जब इस पर नवंबर में जब फैसला दिया था 2024 में कि इसका सर्वे होगा, क्योंकि जो जैन विष्णु जैन है वो एक इसके साथ गए कि हमको यहाँ जो ये ASI संरक्षित स्मारक है, यहाँ ये मंदिर की जगह भी है, लिहाजा हमको वहाँ जाने का रास्ता चाहिए। इस पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, और सर्वे के आदेश 19 नवंबर को हुए और 24 नवंबर को दूसरा सर्वे होना था। आपको याद होगा वहाँ हिंसा हुई पूरी ताकत के साथ, उन्होंने एक सुनियोजित प्रयास के साथ, क्योंकि 19 को नहीं कर पाए जो रात को हुई, और वहाँ पुलिस को फायरिंग, पुलिस के साथ झड़प हुई, पुलिस पर पथराव हुआ और फिर फायरिंग हुई। और उस फायरिंग में वो जो फायरिंग थी वो उन्हीं लोगों ने जो जिस तरह की आसपास के मुसलमानों की भीड़ को इकट्ठे करके विष्णु जैन पर हमला करने की कोशिश की, और इसमें जो झगड़ा हुए उसमें 5 लोग मारे गए। अभी भी लोग फरार हैं, अरेस्ट किए जा रहे हैं। साटा, शारिक साटा जो इसका मुख्य आरोपी है, वो आज भी इस समय पुलिस के उस पर है, और बाहर से ये सब चीज़ें अंजाम दी गई थी। उस पर मैं थोड़ा फैसला पढ़ देता हूँ जो हाई कोर्ट ने, इस पर 13 मई तक इस पर बहस हुई थी, और ये फिर 13 मई को ये फैसला रिजर्व रख लिया गया था। आज जो कोर्ट ने कहा वो बहुत ही सुनने लायक बात है, और मुझे लगता है कि संभल मंदिर मस्जिद पर 45 पेज का जो फैसला है, यह मुकदमा 1991 के प्रावधानों द्वारा प्रथम दृष्टया वर्जित नहीं है, यानी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसमें जो कांग्रेस सरकार लाई थी, इसलिए लाई थी कि सिर्फ अयोध्या की बाबरी मस्जिद को छोड़ के बाकी जिस भी धार्मिक स्ट्रक्चर का जो स्वरूप 1947 तक था, 15 अगस्त 1947 तक था, वो बाद तक रहेगा। यानी ये एक अन्याय को परसिस्ट करने की बात थी, ये आज़ादी की बात नहीं थी। आज़ादी मिलने के बाद तो आपको ये होना चाहिए था कि जो अन्याय हुए हैं, जो यहाँ के मूल देश के जो लोग थे, जिन पर ये सनातन, जिन्होंने कभी बाहर जाकर हमला नहीं किया, अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ है और जो परिलक्षित हो रहा है, जो दिख रहा है, उसको बदलना, यही तो आज़ादी का मकसद हो सकता था। और जबकि धर्म के नाम पर एक देश लिया जा चुका, यानी हमलावर हत्यारों ने यह भी कहा कि हम एक साथ नहीं
नहीं रह सकते, लिहाजा एक दूसरा देश भी लिया गया। इसके बावजूद सनातन पर इतना जबरदस्त ये मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति की इंतहा थी जब इस तरह का अधिनियम इस देश में लाया गया। हालांकि कोर्ट सब चीजों को देखता है, उस वक्त उसने ये देखने की कोशिश नहीं की कि आखिर आप ये कैसे कर सकते हैं कि किसी भी देश की जनता को उसके जो उसके साथ अन्याय हुआ सदियों से उसको रोका जाए। अगर हम लोग इस पर देखते हैं तो फैसला है कहा गया कि यह प्रथम दृष्टया वर्जित नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष की जो थी, मुस्लिम पक्ष जो आया था हाईकोर्ट में, उस पर बताऊंगा, लेकिन पहले फैसला पढ़ दूं। वास्तव में यह है 1958 के अधिनियम की धारा 18 के तहत विवादित संपत्ति तक पहुंच के अधिकार की मांग करते हुए दायर किया था, जो संरक्षित स्मारक के मामले पहुंच के अधिकार की मांग करते जो संरक्षित स्मारक है। यानी वो एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, लेकिन वो तोड़कर वहां मस्जिद की जो कमेटी है उन्होंने उसको तोड़कर कहीं फेंक दिया था। और एएसआई अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो बीच में ऐसा लगता था कि जो एएसआई से ज्यादा मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए इसको संरक्षित इमारतों के लिए एक विभाग खुला हुआ है जो उनको कुछ भी करने की छूट देता है। अब मामले में तथ्यों और परिस्थिति पर विचार करते हुए अदालत को लगता है कि निचली अदालत द्वारा 19 नवंबर 2024 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद लाइनों में लास्ट लाइन है, अंतरिम आदेश निरस्त माना जाता है, मुकदमा आगे बढ़ेगा। तो ये जो है बहुत बड़ी जीत है। मैं इसको हिंदू मुस्लिम के दायरे में नहीं देख रहा हूं, मैं इसको ये कह रहा हूं कि सनातन और इस देश की आत्मा जो लगातार जिसको छिद्रित किया हुआ है, जिस पर हजारों प्रहार के हैं, जिसके घाव कभी भरे नहीं गए, उनके लिए ये एक मरहम की तरह है कि आखिर मेरी बात तो सुन रहे हो। ये देश का ये सबसे जो अवतार होना है हिंदुत्व में कल्कि का, वो वही संभल में होना है। तो ये एक बहुत सोच समझ के तोड़ा गया मंदिर था, जिसको अब उस पर बात होगी। मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी विवाद अगर आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, क्योंकि अभी लोकतांत्रिक वो है, लेकिन इस पर अब सिविल में चलेगा। अब मामला क्या था मैं ये बता देता हूं कि संभल में 24 उसमें ये एक सर्वे किया गया। सर्वे के लिए इसमें गए थे हिंदू पक्ष के लोग, ये लोग गए थे विष्णु जैन की अध्यक्षता में कि भाई हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद ये हरिहर मंदिर है और सिविल कोर्ट में याचिका पेश की थी। सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। सिविल कोर्ट ने कहा कि हाँ इसका सर्वे किया जा सकता है। मस्जिद कमेटी ने मामले की मेंटेनेबिलिटी को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आए। उन्होंने कहा कि यह मामला बनता नहीं है, क्योंकि 1991 में यानी वो सबसे बड़ी ढाल बन गई है। अगर आप देखेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के मूल जो सनातन है उसके अगेंस्ट अगर कोई वो एक ढाल की तरह आक्रमणकारियों को और हमलावरों के जो प्रशंसक है उनको एक ढाल देती है। और वो 28 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को, उसके बाद ये लोग मस्जिद कमेटी के लोग वहां चले गए। इसको 8 जनवरी को हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के सर्वे पर रोक लगा दी थी। 28 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को 48 घंटे में सर्वे कर कोर्ट को अपना जवाब दाखिल बंद लिफाफे में दायर करने के लिए कहा था। और इस मेंटेनेबिलिटी पर लगातार बहस हुई। 13 मई को इस पर रिजर्व रखा गया था और अब ये सुना दिया। यानी आप ये मान सकते हैं कि अब वो मुकदमा चलेगा। जिस तरह से उस मंदिर की वापसी की बात कर रहे हैं, अब उस पर सबूत क्या है वो तो आप देखेंगे। सबूत वो चूंकि दिखाई देते हैं और बहुत अरसे से, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर हो सकता है कि कोई मस्जिद पर सिर्फ ये कह दे कि यहाँ मंदिर नहीं। अभी शर्की अगर आपको दिखेगी जौनपुर का टाला और बहुत सारे रुद्र महल है जो आज तक बंद पड़ा है। जब वो उसकी एक मस्जिद के अंदर सफाई करने के लिए जब एक दीवार तोड़ी गई थी, देखा तो पूरा का पूरा मंदिर है, उस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ। पाटन का ये मामला है, वो आज भी रुद्र महल है, वो नाम रुद्र महल है, आप जाएंगे दिखेगा वो मंदिर है, लेकिन साहब वो चूंकि मस्जिद है तो वो बंद किया हुआ है, अब वहां कोई नहीं जा सकता। इससे क्या होता है, ये कोई न्याय की अवधारणा नहीं है। इसको अगर आप न्याय कहते हैं, ये दरअसल इस देश में न्याय के नाम पर तुष्टीकरण
और एक खास धर्म को तरजीह देने की कोशिश थी जो न्याय के पलड़े पर बराबर के उलट दूसरी तरफ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम अगर आगे चलते हैं तो दूसरा मामला जिसको मैं पहले उठा रहा था वो था ममता बनर्जी आखिर चाहती क्या है, ममता बनर्जी की राजनीति क्या है। क्योंकि जो अगर हम लोग एक प्रिंट की स्टोरी पर ध्यान देते हैं कि अभी तो फिलहाल यूसुफ पठान ने अपना नाम वापस ले लिया और उसके बाद कहा गया कि साहब मैं नहीं आऊँगा। इससे पहले चूंकि ये दूसरा औपचारिक अनुरोध था, ऐसा नहीं कि इससे पहले वहीं से जो उसी पार्टी के जो यहाँ संसदीय दल के अध्यक्ष हैं उनको भी कहा गया था कि आप तृणमूल संसदीय दल के नेता से संपर्क किया था, तो उन्होंने जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था और उन्होंने कहा था कि साहब मैं नहीं जा पाऊंगा। उसी के बाद यूसुफ पठान का नाम शामिल किया गया था जो बहरामपुर से सांसद हैं। आपको याद होगा बहरामपुर से कांग्रेस के बहुत ताकतवर नेता को बाहर से आए हुए यूसुफ पठान ने हरा दिया था क्योंकि ममता बनर्जी उनकी पार्टी का टिकट था। और अधीर रंजन चौधरी जिसको ये कहा जाता था कि बंगाल में कांग्रेस की अकेली आवाज़ है, उसको इतनी बुरी तरह वो हरा सकते हैं इसलिए क्योंकि जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो बंगाल में आपको अलग दिखाई देगी। ममता बनर्जी के मुझे लगता है उस चुनाव के दौरान ही मेरा आप लोगों के साथ राब्ता शुरू भी हुआ था, तो उसमें ये जो यूसुफ पठान है, ये संजय झा जो जेडीयू के हैं, इनके नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल जाना था, ये प्रतिनिधि मंडल जा रहा था इंडोनेशिया, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का देश है, जहां सबसे बड़ी आबादी रहती है। उसी के बाद हिंदुस्तान का नंबर आता है, वो मुस्लिम देश है लेकिन हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है। दूसरा मलेशिया जो मुस्लिम बाहुल्य देश है। तीसरा दक्षिण कोरिया जहां बौद्ध और सिंथोस है। जापान और सिंगापुर, ये इन देशों में जाने वाला था। इसी दल में उसको शामिल किया गया था यूसुफ पठान को। लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने तो बाकायदा एयरपोर्ट पर बाइट भी दी पत्रकारों को और ये कहा कि साहब हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन कौन जाएगा ये सरकार तय नहीं करती। यानी केंद्र सरकार जो एक प्रतिनिधि मंडल बना रही है जिसमें ये प्लान बना होगा कि आखिर किसको कहाँ भेजना है, इस पार्टी के लोगों को शामिल करना। उसमें माकपा के जॉन ब्रिटास भी हैं, वो भी एक मंत्रिमंडल उसमें है, प्रतिनिधि मंडल में वो भी शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस ने इस विरोध को शुरू किया था, मतलब कांग्रेस ने ये शुरुआत की थी कि साहब हम ये 4 नाम दे रहे हैं, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और राजा बरार, उन्होंने जो 4 नाम दिए थे उनमें से चूंकि कांग्रेस सिर्फ इस प्रतिनिधि मंडल में आनंद शर्मा को लिया गया, तो कांग्रेस ने जो शुरुआत की थी। लेकिन ये बात तृणमूल को समझ में आ गई, खासतौर से ममता बनर्जी जो तुष्टीकरण की सबसे बड़ी राजनीति की इस वक्त नायिका हैं, उनको ये समझ में आ गया कि कांग्रेस कहीं ऐसा नहीं कि मुस्लिम जो वोटों को है उनको रिझाने के लिए इस तरह का अड़ंगा अड़ा रही। तो लिहाजा उन्होंने उससे आगे बढ़कर दिखाया और उन्होंने कह दिया, उन्होंने और अभिषेक बनर्जी ने, कि हम वो जो केंद्र सरकार तय कर रहा वो नहीं करेंगे, हम लोग खिलाफ नहीं है, बस हमारी मर्जी से जाना चाहिए। यानी सरकार की एक योजना हो सकती है, केंद्र सरकार का एक प्लान हो सकता है, उस पर डिस्कशन हुआ होगा। लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि यहाँ से अब टीएमसी का अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कौन जा रहा है और क्या केंद्र सरकार ने किसी दूसरे को उनसे नाम मांगा है, तो ये भी अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन ये तय हो गया कि बंगाल में राजनीति इस बात पर उतर आई है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए भी वोटों के जाने का खतरा हो सकता है। ये इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है कि अगर आपके लीडर इस बात से डर जाएं कि पाकिस्तान को अगर आप गाली दे रहे हैं तो उससे मुस्लिम वोट जा सकती हैं। तो आप उन वोट के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि वो किस तरह के वोट हैं, और आप इस पर भी कल्पना कर सकते हैं कि आखिर वो राजनीति कहाँ जाएगी। चूंकि बंगाल का गणित ये कहता है 31%, 29 से 31%, यानी पहले 27 फिर 29 अब 31, अलग अलग जो संख्या है मुस्लिम वोटर्स की, उनकी वोटर्स की संख्या इतनी हो चुकी है कि वो कुछ हिस्सों में ये तय करते हैं कि वहाँ कौन सा कैंडिडेट चुना जाएगा, कौन सी पार्टी का होगा और वो पार्टी क्या करेगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह से तुष्टीकरण को एक आर्ट में बदल दिया, उससे पहले जिस तरह से जुल्म को एक आर्ट में माकपा ने बदला था, यानी जो वामपंथी सरकार थी वहाँ की, उसने जिस तरह से अत्याचारों को एक
एक योजना के साथ आम आदमी पर रखा था कि उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी, वो खत्म हुआ था। अब उसमें एक नई चीज़ बनकर उभर आई है कि ममता बनर्जी अब तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, यहाँ तक कि विदेश जाने वाले जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें भी अपने लोगों का कि हमने तय नहीं किया, इसके लिए जा सकती हैं। तो ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीजेपी ने चूंकि इस पर बहुत तगड़ा प्रतिवाद किया है, लेकिन बीजेपी वहाँ कुछ गलतियाँ कर चुकी है, पहले भी की है, और इसीलिए लोकसभा चुनाव में उसको भुगतना पड़ा, जबकि उसके पास बहुत ज़बरदस्त वोट विधानसभा चुनाव में था। लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और उसके पार्टी के जिस तरह से लोग हमलावर हुए थे, ख़ास तौर से उनके गुंडों ने जिस तरह से औरतों की इज्जतें लूटी, उनके घर जला दिए गए जो बीजेपी समर्थक थे, और उस पर दिल्ली जिस तरह खामोशी के साथ बैठी रही थी, उसका नज़ारा आपको लोकसभा में दिखा था। और मुझे नहीं लगता कि इतने सब के बावजूद भी ममता बनर्जी का ये कुछ बिगाड़ने की कोई योजना होगी या ये राजनीति, क्योंकि एक संख्या बल तो हो चुका। और आप कालियाचक, मालदा और उन सब में जाएंगे तो आपको मुर्शिदाबाद ये पता चल जाएगा कि आखिर उस संख्या के मतलब क्या होते हैं। अगर हम अब लोग एक और संसदीय समिति में आज हमारे विदेश सचिव पेश हुए थे, संसदीय समिति जो विदेशी मामलों की है, उस पर जो सबसे बड़े सवाल जवाब हुए उसमें वही सवाल जवाब थे जो ट्रंप को लेकर थे। मुझे लगता है उसका निराकरण हो चुका। इसके अलावा अगर आप गौर करते हैं तो उसके बाद ये पूछा गया कि युद्ध विराम क्यों किया गया, इस पर बात की गई, और युद्ध विराम इस तरह से बीच में क्यों रोका गया, ये भी बात हुई। तो मुझे लगता है कि विक्रम मिश्री ने बहुत अच्छे जवाबों के साथ बताने की कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रीय हित में आपको नहीं बताई जा सकती। हालांकि संसदीय समिति विदेशी मामलों की काफ़ी अहम समिति होती है, इसमें शशि थरूर अध्यक्ष हैं और इसमें कुल मिला के 31 मेंबर होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा के हैं और 10 जो है उसमें राज्यसभा से हैं। तो अलग अलग लोग हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी सवाल जवाब है, उनकी डिटेल आनी है, लेकिन विक्रम मिश्री का ये जवाब कि हम जो राष्ट्र हित में था हमने वो किया, तो वो लिहाजा उस युद्ध विराम पर वहाँ भी कुछ लोग वो चाहते होंगे कि माइलेज मिल सके, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर नहीं हुआ। एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी मैं वो बता दूं कि वो था एक फैसला जिस पर मैं डिटेल से बात करना चाह रहा था, वो था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सालों बाद एक ऐसा फैसला दिया जो आपके कानों को बहुत अच्छा लग सकता है। उसने कहा कि ये देश धर्मशाला नहीं है, हम लोग 140 करोड़ हैं। ये बात मैं अक्सर कहता रहा हूँ, आप जाकर ढूंढना चाहें या दूसरे तमाम चैनलों पर जिनमें चाहे वो जयपुर डायलॉग हो या ओंकार चौधरी सर का हो, अलग अलग जगह पर मैं बता चुका कि पिछले 77 सालों से इस देश को एक आकार लेने नहीं दिया गया और ये एक धर्मशाला बना रखी है। यानी सीए और तमाम चीज़ें जो जिसका मन करे, बांग्लादेशी घुसाएं, रोहिंग्या घुसाएं, पाकिस्तानी लोग यहाँ रिश्ते करें और यहीं रह जाएं, ये पूरे एक धर्मशाला में बदल चुका था ये देश। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक्य का इस्तेमाल करके एक मैसेज तो ज़रूर आया है। अगर आप जनता का दबाव देखें जो अब सीधे तौर पर अपने देश के लिए खड़ी है, उसने श्रीलंकाई नागरिकों के यहाँ नागरिकता मांगने के लिए जो है उसको अस्वीकार करते हुए, खारिज करते हुए कहा कि हम तो 140 करोड़ लोग पहले से ही हैं और ये कोई धर्मशाला नहीं है। तो यही बात लगातार करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। आप देख रहे थे रोहिंग्याज किस तरह से कॉलिन गोंजाल्विस गए कि उनको बाहर उठा के फेंक दिया अंदर, मतलब समंदर में बीच में फेंक दिया गया, इस तरह की बातें होगी। आपको याद होगा ये रोहिंग्याज वही हैं और इसको यूएन की रिपोर्ट में बताया गया था कि जब वो भाग रहे थे, उनके साथ हिंदू भी वहाँ से भाग रहे थे, तो भागते हुए भी इन लोगों ने जो रोहिंग्याज मुस्लिम्स थे उन्होंने उन हिंदू महिलाओं के साथ न केवल रेप किए बल्कि विभत्स तौर पे उनके परिवारों की हत्याएं की, काट काट कर, और उनको वहीं दफनाया। यानी भागते वक्त भी जिनके जहन में इतना जहर भरा हो, उनको यहाँ संरक्षण देने के लिए पूरे लोग तैयार हैं। और एक आखिरी कुछ मिनट के लिए अगर मैं ये कहूँ आपको कि किस तरह से वो ज्योति मल्होत्रा के केस में उसके बाद लगातार इस देश में अंदर स्ट्राइक कर रही है जांच एजेंसीज और पाकिस्तानी जासूसों की धरपकड़ जारी है। ज्योति मल्होत्रा को उसका जो उसके खिलाफ सबूत है वो यकीनन बहुत कड़ी सज़ा दिलाएंगे, लेकिन
हम लोग इस पर आज चूँकि इतनी ही बात करते हैं, रोज़ की तरह लाइव हम लोग कल करेंगे। ये उम्मीद करता हूँ कि कल हम लोग सही से लाइव करेंगे। आज आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाया, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन आपका स्नेह मिले यही मेरा है। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसमें बेल आइकन दबाएंगे तो आपको एकदम मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब हम लोग आ रहे हैं। तो कल फिर मिलते हैं खबरों की में खबर पर, आगे फिर बात होगी। नमस्कार।